तो आज के सेशंस में हम लोग परमानेंट टिश्यू से डिस्कशंस को स्टार्ट कर लेते हैं। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दोगे, जहाँ कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो मेरे को बता देना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। चुप किसी को नहीं रहना है, और जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सब पूछना है, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जहाँ पे समझ में आ जाए फिर उसको घर पे जाके एक बार और रिवाइज करना है और ठीक से लर्न कर लेने का ट्राई कर लेना है, ताकि हम लोग फिर उसको परफॉर्म भी कर सकें। ठीक, सो परमानेंट टिश्यू के बारे में अब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट हैपेंस टू द सेल्स, यस कम इन, व्हाट हैपेंस टू द सेल्स formed by the meristematic tissues? They take up a specific role and lose the ability to divide. धीरे धीरे मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्या हो जाता है कि रोल बदल जाता है। पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू का रोल क्या रहता है इनिशियली, अगर मान लो कि आप स्टेम के टिप पे क्या है आपका एपिकल है, मान लो ये स्टेम का टिप है, तो स्टेम का टिप जब बड़ा होगा तो यहाँ का मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होगा, ओल्ड होता चला जाएगा। ठीक है, जो नए मेरिस्मेटिक टिश्यू बन रहे हैं, जो नए एपिकल बने वो तो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो पुराना धीरे धीरे होता होगा उनका रोल क्या होगा, बदलेगा, उनकी भूमिका क्या होगी, चेंज होगी। पहले क्या था उनका रोल, कि प्लांट्स को ग्रोथ करवाना, ये उनका रोल था, अब उनका रोल कुछ और हो जाएगा। साथ में क्या होगा कि लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, वो अपने डिवाइडिंग एबिलिटी को भी लूज कर देंगे। ठीक है, अब वो डिवाइड करने में, अपने आप को डिवाइड करने में भी सक्षम नहीं होंगे, या उसकी एबिलिटी उनमें नहीं होगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उनका शेप भी फिक्स हो जाएगा और उनका रोल भी अब फिक्स हो जाएगा, और इस कारण से उनको हम लोग क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यूज कहेंगे। सो आप ये कह सकते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो पुराने हो जाते हैं उनकी रोल और क्या कह सकते हैं एबिलिटी टू डिवाइड, ये एबिलिटी को वो लूज कर लेते हैं, ये लूज हो जाता है, और इस कारण से ऐसे मेरिस्मेटिक टिश्यूज को हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। This process of taking up a permanent shape, size and a function is called the differentiation. ये जो प्रोसेस है जिसमें हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शंस को लेता है, या कह सकते हैं कि आप इसका एक फंक्शंस परमानेंट हो जाता है, शेप भी परमानेंट हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो डिफरेंशिएशन लीड टू डेवलप द वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, और इसी डिफरेंशिएशन के कारण अलग अलग तरीके के परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी के सहारे हम लोग और नए कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है इस एक्टिविटी में, सो ये डिफरेंशिएशन तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। ये डिफरेंशिएशन पूछे कि क्या है तो आप बोलोगे ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारे मैथमेटिक टिश्यूज होते हैं उनका शेप और रोल और साइज फिक्स हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, सो टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शन। ठीक है, एक प्लांट के स्टेम को लेना है और पतले पतले स्लाइस में उसको काट देना है। नाउ स्टेन द स्लाइसेस विद द सैफरिन, सैफरिन सॉल्यूशन से स्टेनिंग करनी है। प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, cover the cover cover with a cover slip and observe under microscope. Observe the various type of cell and their arrangement. Compare it with the figure 6.3. Now answer the following on the basis of your observations. Are all the cells similar in structure? तो आप देखेंगे कि सारे के सारे सेल का स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग सेल्स का यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे एपिडर्मिस सेल का अलग स्ट्रक्चर है, कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर में कुछ और है, पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कुछ और है, फ्लोएम का स्ट्रक्चर कुछ और मिलेगा, जाइलम का स्ट्रक्चर कुछ और मिलेगा। तो अलग अलग टिश्यू की अवेलेबिलिटी आपको स्टेम में देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये जितने भी टिश्यूज हमने देखे हैं सारे के सारे क्या है, परमानेंट टिश्यू ही है। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स कैन बी सीन, तो वो मैंने बताया कि अलग अलग टाइप के आपको सेल्स देखने को वहां पे मिलेंगे। सो
कैन वी थिंक ऑफ रीजन व्हाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप ऑफ सेल्स? क्योंकि अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग टाइप के मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं और इस कारण से अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग टाइप के मेरिस्मेटिक टिश्यू अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, so would we show many type of cells? Yes, we can also try to cut the section of plant roots. We can even try cutting the section of root and stem in different plants. So इस activity को आप रूट और स्टेम के साथ कर सकते हैं, अलग अलग प्लांट्स के स्टेम और रूट के साथ कर सकते हैं। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज की क्लास में हम लोग अभी डिस्कस जो कर रहे हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्यू लेयर ऑफ cells bend the epidermis are generally सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, आपको कुछ लेयर्स के सेल के बाद आपको एपिडर्मिस मिलेंगे। एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू मिलेगा। फिर आपको क्या मिलेगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वो पिक्चर नहीं दिखाया है। ठीक है, एपिडर्मिस का लेयर क्या है? सबसे टॉप मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है और उसके बाद दूसरे सेल्स का लेयर स्टार्ट हो रहा है। ऊपर में क्यूटिकल है। ठीक है, सो इट कंसिस्ट रिलेटिव। आगे बढ़े। सो पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे सिंपल टाइप का परमानेंट टिश्यू कौन सा है? तो पैरेन्काइमा है। तो आप क्यूटिकल के नीचे में एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के नीचे में कोलेनकाइमा है और एपिडर्मिस कह सकते हैं आउटर मोस्ट ये लेयर है। ठीक है ना, सेल की। समझ में आ रहा है? और उसके नीचे में हमें क्या मिल रहा है? तो उसके नीचे में हमें यहाँ पे कोलेनकाइमा है और उसके नीचे में हम लोग देख रहे हैं कि पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा सबसे हमारा सिंपल टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, so parenchyma is the most common simple permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cells. इसके सेल क्या है? अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर काम को करने वाले को कहते हैं स्पेशलाइज्ड। जैसे एक डॉक्टर है और वो जनरल है, जनरल डॉक्टर, जनरल फिजिशियन है, यानी कि वो हर एक तरीके की बीमारी का इलाज कर सकता है। बट एक डॉक्टर है जो स्पेशलाइज्ड है, ऑर्थोपेडिक में स्पेशलाइजेशन है, तो हड्डियों का इलाज करेगा। कोई किसी का कार्डियक में स्पेशलाइजेशन है तो हार्ट का इलाज करेगा। तो ये कह रहा है कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है, ये टिश्यू कैसा है? तो एक जनरल टाइप का टिश्यू है। ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू विद विद थीन सेल वॉल। इनका सेल वॉल कैसा होता है? थीन होता है। अनस्पेशलाइज्ड का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं है, ये दो तीन कामों को कर रहा हो। ठीक है, दे आर लिविंग सेल्स। इसके सेल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, thus the large space between the cells are found in this tissue. इनके टिश्यू के बीच में जो सेल्स का पैकिंग है वो टाइटली नहीं है, लूजली पैक्ड है और इस कारण से इनके सेल के बीच में क्या होता है? गैप होता है। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा इसको इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, so they are usually loosely arranged, thus the large space between the cells are found in this tissue and this tissue generally stores food. Generally ये टिश्यू क्या करता है? फूड को स्टोर करके रखता है आपका पैरेन्काइमा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स द क्लोरोफिल एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। और इस सिचुएशन में इसको क्या कहेंगे? क्लोरेनकाइमा कहेंगे। अगर आपका ये पैरेन्काइमा आपके किस में है? लीव्स के अंदर में है, पत्तियों के अंदर में है और उसमें क्या है? क्लोरोफिल अवेलेबल है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा और इस तरीके के पैरेन्काइमा को हम लोग कहेंगे क्लोरेनकाइमा। So, in aquatic plants, the large air cavity are present in the parenchyma to help them float. अब जैसे लोटस है, लोटस का जो पौधा होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि आपका पत्तियों उसका उसका पत्तियां चौड़ी होती है और साथ में वो क्या है? पानी पे फ्लोट कर सकता है। और उस पे फ्लोट करने का कारण क्या है कि उनके पैरेन्काइमा के बीच में एयर कैविटी होता है, बहुत सारा गैप होता है, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? वाटर की डेंसिटी से उस एयर कैविटी होने के कारण कम हो जाएगी, तो वो आसानी से वाटर पे क्या करेंगे? फ्लोट कर पाएंगे
और इस सिचुएशंस में इस तरीके के पैरेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना है। तो पैरेन्काइमा का ही दो अलग अलग नाम है, एक क्लोरेन्काइमा है जब ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसी को एरेन्काइमा कब कहते हैं, जब एक्वेटिक प्लांट को ये फ्लोट करने में हेल्प करता है ड्यू टू द एयर कैविटी। ठीक है, तो पैरेन्काइमा के बारे में समझ में आ गया। इसके सेल अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, इसकी वाल क्या होती है, थीन होती है, और इनके सेल लूजली पैक्ड होने के कारण इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ी। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी को जरा डिस्कस करते हैं। अब प्लांट को देखा है, देखो ये जो हमारा पेन है ये फ्लेक्सिबल है क्या, नहीं है, बट एक हमारा हम लोग ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब ये देखो ये फ्लेक्सिबल है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी एक स्ट्रेंथ है। इसको अगर जोर से मैं मोड़ने का ट्राई करूँ ये टूट जाएगा, बट इसको कितना भी जोर से मैं मोड़ने का ट्राई करूँ, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है या नहीं, इससे तो स्ट्रॉन्गर है ही। इसी तरीके से आप देखोगे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके ब्रांचेस वगैरह क्या होते हैं कि थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी का कारण क्या है, कोलेनकाइमा है। ठीक है, कुछ पौधे की टहनियाँ ऐसी भी होती है जो फ्लेक्सिबल नहीं होते तो वो आसानी से टूट जाते हैं, बट कुछ पौधे की जैसे अमरूद के पौधे की टहनियाँ जल्दी नहीं टूटती है, आप देखोगे ऐसे फोल्ड कर दिया फिर भी नहीं टूटी। ठीक है ना, क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। सो द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू कॉल्ड कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, it allows bending of the various part of the plant like the dendrils and stem of climbers without breaking। ठीक है, जो क्रीपर्स होते हैं या क्लाइंबर्स होते हैं वो आसानी से चढ़ जाते हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण आता है, तीसरी कोलेनकाइमा के कारण आता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। वी कैन फाइंड द टिश्यूज इन लीव स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस के नीचे में क्या है, कोलेनकाइमा है, जैसा कि आप डायग्राम में देखेंगे एपिडर्मिस सेल है यहाँ पे, और उसके नीचे में क्या है, कोलेनकाइमा अवेलेबल है। ठीक है, so we can find the tissues in the leaf stalks below the epidermis। The cells of this tissue are living। इसके भी सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा के भी सेल्स क्या है, लिविंग है। ठीक है, elongated है एंड irregularity in thick end। ये क्या है, इनका थिकनेस में क्या है, irregularity है, हर एक जगह पे एक जैसे थिकनेस इनकी नहीं है। थिकेंड एट द कॉर्नर, ठीक है, इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे ये क्या है, इरेगुलरली थिकेंड है, एंड दे आर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, कम होता है। अब अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो यहाँ पे हमारा पैरेन्काइमा है पहले वाले में, और दूसरे बारे में क्या है, कोलेनकाइमा है। तो पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, और पैरेन्काइमा में आपको, कोलेनकाइमा में आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और साथ में आप कॉर्नर पे इसके थिकनेस के इरेगुलरिटी को देख भी सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। एट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड सेरेन्काइमा, एंड इट इज द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, और इसी सेरेन्काइमा के कारण प्लांट हमारा क्या है, हार्ड और स्टिफ होता है। जैसे कि कोकोनट हस्क देखे हो ना, कोकोनट हस्क में कितना वो हार्ड होता है, ठीक है, उसका छिलका कितना हार्ड होता है, इसी सेरेन्काइमा के कारण होता है। सो वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट, it is made of the serenchymatous tissue। The cells of this tissue are dead। इसके सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है ना, इससे पहले जो हमने पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ा उसके सेल्स क्या थे, लिविंग थे, बट इसके सेल्स क्या है, डेड है। दे आर लॉन्ग नैरो एज द वॉल आर थिकेंड ड्यू टू द लिग्निन। ठीक है, क्या कह रहा है, दे आर लॉन्ग नैरो एज द वॉल आर थिकेंड ड्यू टू द लिग्निन। लिग्निन करके एक केमिकल होता है जिसके कारण क्या होता है, इसका जो वॉल होता है वो थिक होता है। ऑफन दिस वॉल्स आर सो थिक दैट देयर आर नो इंटर स्पेस इन internal space inside the cell। This tissue is present in the stems around the vascular bundle
in the veins of the leaves and in the hard covering of seeds and nuts. They provide the strength to the plants part. ये plants part को क्या करते हैं, basically strength देते हैं. So अभी हमने क्या पढ़ा, तो simple permanent tissue के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि simple permanent tissue तीन तरीके के हो सकते हैं, parenchyma, collenchyma and selencyma. parenchyma के cells क्या है, living है, collenchyma के भी cells living है, but selencyma के cells क्या है, non living है. इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चरल थोड़ा सा पढ़ा, तो हमने देखा कि जो पेरेन्काइमा के सेल होते हैं, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, सो देयर इज स्पेस इन बिटवीन द सेल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं. वही हमने देखा कि कोलेनकाइमा और सेलेनकाइमा में सेल के बीच में स्पेस नेग्लिजिबल होता है या नहीं के बराबर होता है. ठीक है. इसके बाद हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि जो हमारा कोलेनकाइमा है वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था, और वही हमारा सेलेनकाइमा क्या है, हार्डनेस दे रहा था. वहाँ पे जो सेल्स का जो पेरेन्काइमेटिक सेल्स होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं है, दे हैव नॉट स्पेसिफिक रोल. सो बहुत सारे रोल में वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कहीं कहीं पे फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, कहीं कहीं पे प्लांट्स को फ्लोट करवाने में इन्वॉल्व है, कहीं कहीं पे वो फूड को स्टोर करने में इन्वॉल्व होते हैं. सो कह सकते हैं उसके सेल्स क्या है, स्पेसिफिक रोल नहीं है, या कह सकते हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है. सारी ये बातें सब सारे बच्चों को समझ में आ गई. अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 6.3. सो टेक ए फ्रेशली प्लक्ड लीफ ऑफ रिहो, stretch and break it by the applying the pressure. While breaking it, keep it stretched gently so that some peel or the skin projects out from the cut. Remove these peel and put it in the petri dish filled with the water. Add the few drops of saffron. Wait for a couple of minutes and then transfer it onto a slide. Gently place a cover slip over it. Observe under the microscope. What you observe is the outermost layer of the cells called epidermis. तो सबसे जो बाहरी आपको लेयर देखने को मिलेगा वो किसका मिलेगा, epidermis का मिलेगा. The epidermis is usually made of single layer of cell. इनका सिंगल लेयर का क्या होता है, एपिडर्मिस टिश्यू कैसे बना है, तो एक ही लेयर की उनकी सेल होती है. ठीक है ना. इन द सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वाटर लॉस इज क्रिटिकल. जैसे हमारा डेजर्ट प्लांट होता है, वहाँ पे वाटर लॉस क्या है, क्रिटिकल है. उनको उनको अपने वाटर को क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है. तो वहाँ पे क्या होता है, द इंटायर surface of the plant has an outer covering epidermis. It protect all the parts of the plant. Epidermal cell on the aerial part of the plant often secrete a waxy uh, uh, plants of the often secrete a waxy water resistance layer on their outer surface. This aids the protection against the loss of water, mechanical injury and invasion of the parasitic fungi. ठीक है. तो ये सारी चीजें एपिडर्मिस सेल क्या करता है, कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग. ये प्लांट्स का क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जो क्या करता है, एक तो आपको वैक्सी कोई सब्सटेंस सेक्रेट करता है जिसके कारण से वाटर रेसिस्टेंट हो जाता है, और पाइथोजेंस के भी इन्वेशन से बचाता है, इंजरी से बचाता है, लॉस ऑफ वाटर से बचाता है प्लांट्स को. सिंस इट हैज द प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, जो हमारा एपिडर्मल सेल का क्या रोल है, तो प्रोटेक्टिव रोल है. ठीक है. सेल्स ऑफ द, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, cells of the epidermal tissue form a continuous layer without intercellular space. इसके epidermal tissues के सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस होते हैं. Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer and side wall are thicker than the inner wall. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने epidermal tissue के बारे में देखा और सीखा. We can observe the small pores here and there is a epidermis of the leaf. These pores are called the stomata. epidermis cell के ही पास में आप देखेंगे
कि छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उन्हीं छोटे होल्स को हम लोग क्या कहते हैं, या पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय द टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल से ये स्टोमेटल पोर का फॉर्मेशन होता है। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है ये। They are necessary for the exchanges gases with the atmosphere. Transpirations, transpiration, loss of water in a form of water vapor. This process is known as transpiration. Also take place through the stomata. Stomata के through gaseous exchange होता है और साथ में transpirations भी होता है। और स्टोमेटा का आपका पिक्चर जो है ऊपर में है, ये देखो स्टोमेटल पोर है, ये एपिडर्मिल सेल है, और उसी के एडजेसेंट में क्या मिल रहा है, एपिडर्मिल सेल में ही आपको क्या मिल रहा है, स्टोमेटल पोर है। और ये पोर का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, पेयर ऑफ गार्ड सेल से होता है। पेयर ऑफ गार्ड सेल जब स्वेल अप हो जाते हैं वाटर के कंसेंट्रेशन के हाई होने के कारण, तब ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में जब ये वाटर का लॉस करते हैं तो एपिडर्मल सेल नहीं, गार्ड सेल हमारा श्रिंक कर जाता है, और ये स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटल पोर, तो लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट वन इज द ट्रांसपीरेशंस, लॉस ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, एंड द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। गैसियस एक्सचेंज की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि रिस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होगा, यूज होगा, वहीं आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। जबकि उसके रिवर्सली रिस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। बट कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिलीज करते हैं, बट प्लांट हमारा जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फिर से ले लेता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इसलिए कार्बन इमिशंस के मामले में प्लांट क्या है, कहते हैं कोई भी कार्बन को इमिट नहीं करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो इमिट करता है उसको फिर से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फिर से यूज कर देता है। सो प्लांट से हमें डायरेक्टली क्या है, बेनिफिट ही है, क्योंकि हमारे रिस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और बिना ऑक्सीजन के हमारा सर्वाइवल ही नहीं हो सकता है, और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, समझ में आई बातें इतनी सारी। सो हाँ पूछो बेटा। हाँ बिल्कुल, फिर से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाते हैं। ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पे, फिर से समझाते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं एक बार। वी कैन ऑब्जर्व द स्मॉल पोर्स हियर, देयर इज ए एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। एपिडर्मिस सेल के ही पास आपको एक छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे, और इन्हीं छोटे पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा कहते हैं, या स्टोमेटल पोर कहते हैं। ये बेसिकली स्टोमेटल जो पोर है, इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू पौधा हमारा क्या करता है, प्लांट्स हमारा ट्रांसपीरेशन करता है। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर को क्या होता है, वाटर का लॉस होता है इन वेपर फॉर्म में। ठीक है ना। सो ये स्टोमेटल पोर के थ्रू अचीव हो पाता है। साथ में जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, और साथ में ही ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सो इस गैसियस एक्सचेंज के लिए भी स्टोमेटल पोर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो स्टोमेटल पोर है, ये पेयर ऑफ गार्ड सेल से मिलकर बना हुआ है, और यहाँ पे ये बीन शेप का, किडनी शेप का आप देख रहे हो कि पेयर ऑफ गार्ड सेल्स देख रहे हो, और इसी पेयर ऑफ सेल्स को हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स के स्वेलअप होने के कारण, गार्ड सेल्स में जब वाटर का कंसेंट्रेशन हाइयर होता है तो ये गार्ड सेल्स स्वेल कर जाते हैं, और स्वेल करने के कारण हमारा स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन के ड्यूरेशन में ट्रांसपीरेशन भी होगा, साथ में गैसेस एक्सचेंज भी होगा। बट ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के कारण ये गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाते हैं, और श्रिंक करने के बाद ये स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी पिछले वाले स्टेंजा में। अब आपको समझ में आ गया है, या फिर से डिस्कस करें एक बार।
बताओ, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। सो वी कैन ऑब्जर्व द स्मॉल, ये सारी चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। सो एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट whose function is water absorption commonly bear long hair like a parts that greatly increase the total absorption surface area। जो रूट्स का एपिडर्मल सेल है उसका मेन फंक्शन क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन है। जैसे कि एरी पार्ट का, जो एरियल पार्ट थे प्लांट्स के, वहां पे क्या कर रहा था एपिडर्मल सेल? बेसिकली प्रोटेक्शंस कर रहा था। ठीक है, बट रूट्स में इसका फंक्शन बदल रहा है। इसमें इसका रूट में फंक्शन क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन है। कॉमनली बियर अ लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट, इसमें के रूट्स में क्या होता है? बहुत सारे आप हेयरी पार्ट देखेंगे। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और सरफेस एरिया के बढ़ने के कारण ये क्या करता है कि वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। इन सम प्लांट्स लाइक द डेजर्ट प्लांट्स द एपिडर्मिस हैज थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन, ठीक है, ऑन इट्स आउटर सरफेस। कैन बी थिक, can we think of the reason of this? And due to this the water loss, since the for the desert plant the water is very very critical, और इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस की जो थिक वैक्सी कोटिंग क्यूटीन की होती है, ये वाटर लॉस को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। यहाँ ध्यान देना है, हाँ, मिनिमाइज करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, सो कैन वी थिंक फॉर द रीजन, तो रीजन इसका ये है, is the outer layer of the branch of the tree different from the outer layer of the young stem? तो बिल्कुल अलग होते हैं। So as plants grow older, the outer protective tissues undergoes the certain changes. A strip of the secondary meristem located in the cortex form the layer of cells which constitute the cork. The cells of the cork is dead and compactly arranged without the intercellular space. So धीरे धीरे जो हमारा जो मैरिस्मेटिक टिश्यूज है, जो कॉर्टेक्स लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म द लेयर ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसके सारे के सारे सेल्स क्या होते हैं? डेड होते हैं, और ये बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, the cells of the cork are dead and compactly arranged without intercellular space. They have also a substance called suberin in their walls that makes them impervious to the gaseous and water। अब क्या है कि इसमें एक सब्सटेंस होता है सबरीन, और इसके कारण क्या होता है? इम्प्रीवियस का मतलब होता है कि इसमें इम्प्रीवियस होने के कारण ये गैसियस एक्सचेंज कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस होता नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे अगला है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड until now are all made up of one type of cells which look like each other। so basically अभी तक जितने भी टाइप के हम लोग ने टिश्यूज के बारे में पढ़े उसमें के सारे सेल क्या थे? एक ही जैसे थे। ठीक है, और उनका फंक्शन भी क्या था? एक ही था। बट ऐसे भी कुछ सेल्स होते हैं, ऐसे भी कुछ टिश्यू होते हैं जिनके जो अलग अलग टाइप के सेल्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, so such tissues are called the simple permanent tissue। At another type of permanent tissue is complex tissue। Complex tissue are made up of more than one type of cell। Complex tissue एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। All these cells coordinate to perform the common function। और ये सारे के सारे सेल मिलके जो अलग अलग टाइप के हैं एक ही फंक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप है। तो आप परमानेंट टिश्यू को दो टाइप में बांट सकते हैं। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके सारे के सारे सेल क्या एक जैसे हैं। वहीं पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें ये जो है अलग अलग टाइप के सेल को कंटेन करता है। और इसमें दो तरीके के टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, so there are both conducting tissues and constitute a vascular bundle। दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू है, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दोनों में
वैस्कुलर बंडल होता है। वैस्कुलर टिश्यू is a distinctive feature of the complex plants on that has made possible their survival in the terrestrial environment, such as in the figure 6.3 showing the section of a stem. Can you see the different type of cells in a vascular bundle? So आप complex permanent tissue के जब आप ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि जाइलम में ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं। जैसे एक जाइलम टिश्यूज में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, जैसे कि एक सेल्स ट्रैकिड्स है, दूसरा सेल्स हमारा वेसल्स है, जाइलम में ही जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जाइलम में ही जाइलम फाइबर भी होता है। इसी तरीके से फ्लोएम में भी देखोगे, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स मिलेंगे, कंपेनियन सेल्स मिलेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलेगा, फ्लोएम फाइबर मिलेगा। तो अलग अलग टाइप के सेल्स अवेलेबल है इस जाइलम और फ्लोएम में, और इस कारण से जाइलम और फ्लोएम को हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो आपके कितने टाइप के सेल्स हो गए जाइलम में? एक हो गया ट्रैकिड्स, दूसरा हो गया वेसल्स, तीसरा हो गया पैरेन्काइमा और चौथा हो गया फाइबर। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव द थिक वॉल। ट्रैकिड्स और वेसल्स का वॉल कैसा होता है? थिक होता है, याद रखना है ये सर। एंड मेनी आर द डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। और जब ये ट्रैकिड्स और वेसल्स मैच्योर होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्यूबुलर होता है, ट्यूब के जैसा होता है, ठीक है। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, और वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्री के अंदर में किसकी होती है? जाइलम में होती है। जो छोटे प्लांट्स होते हैं वहां पे ये वैस्कुलर बंडल की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट प्रोसेस होता है किसी भी मटेरियल के ट्रांसफर करने के लिए। बट जो प्लांट्स बड़े हैं, कॉम्प्लेक्स एडवांस है, वहां पे वैस्कुलर बंडल अवेलेबल होता है और वहां पे जाइलम और फ्लोएम का रोल आ जाता है। जैसे कि मैंगो ट्री हो गया, बेनियान ट्री हो गया, ठीक है, नीम के ट्री देख ले, ठीक है, ये सब बड़े बड़े ट्री है और यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की नेसेसिटी है, ठीक है ना। क्यों ऐसे समझ सकते हैं इसको? मान लो कि जेबीटीएस इतना बड़ा एक छोटा सा कंट्री है, आइलैंड है, अब वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है क्या? आदमी पैदल चल के ही घर घर तक चीजें पहुंचा देगा? नहीं पहुंचा देगा। मान लो 100 लोग रहते हैं वहां पे, 100 पीपल रहते हैं, तो वहां तक घर घर तक हर एक चीज को पहुंचाने के लिए पैदल ही पहुंचा दोगे। तो पैदल प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन है, समझ लो, ठीक है। तुम्हारे घर में जो चीज ज्यादा है वो क्या करोगे? दूसरे के घर में दे आओगे, क्योंकि वैसे भी तुम यूज करने वाले नहीं हो। बट इंडिया जैसा अगर कंट्री है, बड़ा कंट्री है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? वहां पे एरोप्लेन की जरूरत पड़ जाएगी, वहां पे ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पैदल चलने से केरला का रिक्वायरमेंट है अभी, तो वहां पे चावल चाहिए, और मान लो कि बंगाल में बहुत ज्यादा चावल हुआ है, ठीक है, या कह सकते हैं गेहूं हरियाणा में या पंजाब में बहुत ज्यादा हुआ है और उसकी जरूरत केरला में है, तो तुम पैदल लेके जाओगे तब तक में तो हो गया खत्म, वहां के आदमी खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, क्योंकि हमें फास्टली चीजों को क्या करना है? मूव करना है फॉर फॉर द सेक ऑफ द रिक्वायरमेंट। है यहाँ पे ध्यान दे दो, क्या बात कर रहा है हिमेश? तुम्हारी मम्मा क्लास में? हाँ फोन, फोन कहाँ रख दिया मैंने? 1 मिनट होल्ड करो सर। हो गया, चलो। मेरा फोन, मेरा फोन यहाँ है क्या? क्या है? हाँ, हाँ जी मैम बताइए। अभी भी 5 मिनट भेजता हूँ, 5 मिनट में क्लास एंड ही होने वाली है, ठीक है ना? भेज रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, बात बात हो जाएगी, लो लीजिए बात, लो बात करो। हाँ, सो हमारा जाइलम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जाइलम हमारा वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है, नहीं नहीं वही फोन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो तुम्हारा ट्रैकेट्स एंड वेसल्स है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। वही जाइलम पेरेन्काइमा का वर्क क्या है, फूड को स्टोर करना है, और फाइबर क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, इसी फैक्ट को यहाँ पे लिख रहा है कि ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या है, ट्यूबुलर है, ट्यूब्स के जैसा होता है। पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम्हारे घर में ट्यूब का जाल बिछा हुआ है। ओवर टैंक जो होता है, जो माउंटेड टैंक है आपके ऊपर में, वहां से पानी क्या होता है, ट्रेवल करता हुआ ट्यूब से पहुंच जाता है घर के हर एक पार्ट तक। इसी तरीके से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। पेरेन्काइमा स्टोर फूड, जो पेरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करता है। फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, और फाइबर का क्या काम है, सपोर्ट करना। ठीक है, वहां चले गए उछल के, है बाउंसिंग बॉल हो क्या, अच्छा ठीक है, इधर देख लो फ्लोएम। अब फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोएम में भी अलग अलग टाइप के सेल्स है। कौन कौन से टाइप के हैं, तो सीप सेल्स है, सीप ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम फाइबर्स है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है। सीप ट्यूब्स आर द ट्यूबुलर सेल्स विद द परफोरेटेड वॉल। सीप ट्यूब्स का जो सेल है वो ट्यूबुलर होता है, और उसमें क्या होते हैं, परफोरेटेड वॉल्स होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं, परफोरेशंस होता है। ठीक है ना। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अब फ्लोएम का क्या वर्क है, तो फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तुम्हारा नोटबुक कहाँ पे रहता है, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया है, कुछ तो अपने हिस्से में रखो काम को करने का। साइंस का बुक ही नहीं मिला है तो खरीद ले, मिल ही नहीं रहा है, अच्छा तुम्हारे पास है, मिल नहीं रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैथ का बुक को घुमा दो, सबको घुमा दो कि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, देखो, देख रहा है, देखो यहाँ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब पूछूंगा नहीं बताओगे तो पिटाई भी कर दूंगा बढ़िया से। एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर एंड अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। ठीक है ना, क्या कह रहा था, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड टू द लिव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बने हुए हैं, और इन्हीं अलग अलग टाइप के सेल्स के से मिलके बने होने के कारण इनको कॉम्प्लेक्स बोला गया है। तो अगर पूरे प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कशंस करें तो देखेंगे कि प्लांट टिश्यू को सबसे पहले हम लोगों ने दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। ये देखिए तो कोई स्टूडेंट, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि प्लांट टिश्यू को वी कैन कैटेगराइज in the two category. First one is the meristematic tissue and second one is the permanent tissue. फर्दर हमने जो हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू है इसको तीन कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया था। कौन से तीन कैटेगरी थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग डिवाइड किया, और ये अलग अलग लोकेशंस पे थे, और अलग अलग लोकेशंस पे होने के कारण ये अलग अलग लोकेशंस के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू को हम लोगों ने दो टाइप में बांटा, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। फर्दर सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोगों ने तीन टाइप में बांट दिया, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सेलेनकाइमा। और इधर देखेंगे तो आपने कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट में बांटा है, फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम हमारा क्या है, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही फ्लोएम हमारा क्या है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में, हाँ हाँ माइंड मैप बन जाएगा, और माइंड मैप बना के आप वहाँ पे फंक्शन वगैरह भी, स्ट्रक्चर वगैरह भी पिन पॉइंट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने
प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है। इन टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, पहला पूछ रहा है क्या, नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड एस्केलेन्काइमा। वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, at the tip of the roots and stem। ठीक है, which tissue make up the husk of the coconut, Selenchima। ठीक है, what are the constituents of phloem। so there are 5 components, seed tips, seed companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फ्लोएम के। सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पर्याप्त नहीं है, जहां से बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनको अभी हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक बार आप लोगों को घर पे जाके अच्छे से इसको रिवाइज करना है। ठीक है, अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी, अभी मैं क्या करूंगा ना, टिश्यू वाले जो प्रेजेंटेशन है उसको भेजूंगा आप लोगों के ग्रुप पे। अभी कल की छुट्टी भी है, तो कल क्या कीजिएगा आप लोग बैठ के, क्योंकि इस 1 घंटे में फिर से आपको पढ़ना है, घर पे पढ़ना। और क्या करना कि जो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, सारा का सारा प्रेजेंटेशन जो प्लांट टिश्यू वाला सेक्शन है पूरा लिख जाना। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है, मैं दिखा देता हूँ, और कहाँ तक लिखना है वो भी बता देता हूँ। उसको मैं अभी शेयर कर दूंगा और घर। हाँ भाई, अरे कल स्कूल है तो कल आने के बाद ये घंटा क्या करेगा, डांस करेगा क्या, कि बैठ के पढ़ेगा घर पे। ठीक है ना, ये 1 घंटा तो पढ़ाई के लिए है ना आपके पास, तो इसी घंटे में मैं कह रहा हूँ ना, तो आप टाइम तो है ही, ऐसा नहीं है कि कह सकते हैं कि टाइम नहीं है। कंप्लीट नहीं होगा तो डांट पड़ेगी। देखो टिश्यू के बारे में यहाँ से स्टार्ट करना है इसमें, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। टिश्यू का डिस्कशन है, टिश्यू का डेफिनेशन के बारे में बताया गया पहले। फिर यानी कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट है दोनों की। फिर इसके बाद प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन है, यहाँ पे बता दिया कि प्लांट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, मेरिस्मेटिक। हाँ भाई, बनाना है, जो चीजें हैं नोट्स में वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो नहीं है वो नहीं करना है, मैं बता दूं यहाँ पे नहीं करना है। जहाँ पे अगर मैंने मेंशन नहीं किया है कि ये नहीं करना है तो करना है। ठीक है, जो चीजें नहीं करनी होगी मैं बता दूंगा खुद ही कि ये नहीं करना है। ठीक है, जब तक मेंशन नहीं करूं कि नहीं करना है, तब तक किसी भी चीज को ये मत समझ लेना कि नहीं करना है, जब तक मैं ना बोल दूं कि ये नहीं करना है। ठीक है, और कुछ नहीं बोला है इसका मीनिंग क्या है, करना है। ठीक है, साइलेंस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस। और कुछ नहीं किसी भी चीजों के बारे में बता रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसको बना लेना है, तो ये बनाना है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट बनेगा, साथ में बताएंगे कि मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू क्या है। फिर देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू का 2 टाइप हो गया, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स। फिर इसके बाद हमारा क्या है, डिटेल में डिस्कशन है, मेरिस्मेटिक टिश्यू के एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी के बारे में है। फिर परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सेरेन्काइमा के बारे में है। ये डायग्राम को देख के आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। साथ में ये भी एक और डायग्राम है, फिर बात कर रहा है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको जाइलम और फ्लोएम तक कर लेना है। तो यहाँ तक आपका टास्क है, यहाँ तक लिख के इंश्योर कर लेना है, और अगली 3 क्लास तक इन सारी चीजों को पढ़ पढ़ के याद भी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि फिर से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही 2-3 चैप्टर कवर होगा, तो जिस तरीके से पूरे 1 महीने तक टेस्ट चल रहा था ना, कि 2 दिन क्लास 1 दिन टेस्ट, 2 दिन क्लास 1 दिन टेस्ट, फिर से चालू होगा, फिर से रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था, वो बच्चे मेरे को याद है। इस टेस्ट में भी अगर परफॉर्मेंस नीचे गया तो उनके पेरेंट्स को मैं बुलाना स्टार्ट करूंगा। पिछले टेस्ट में तो मैंने नहीं बुलाया बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स को, बट इस बार अगर वो बच्चे, मेरे को मालूम है कि किन किन बच्चों का मार्क्स 50% के नीचे रहा था, जिन बच्चों का भी 50% के नीचे रह गया उनके पेरेंट्स को बुलाऊंगा। क्योंकि हर एक बच्चा जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो 50% से ज़्यादा स्कोर कर सकता है अगर इंडिविजुअल चैप्टर आ रहा है। कोई ऐसा नहीं करो कि मैं क्लब करके पूछ रहा हूँ। मैं इनिशियली जब भी टेस्ट ले रहा हूँ तो सारे टेस्ट में क्या है, पहले इंडिविजुअल चैप्टर ले रहा हूँ, फिर 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर को एक साथ क्लब कर रहा हूँ। तो अभी इसमें वो फेज नहीं आया कि क्लब करूँगा। अभी पहले जैसे अभी टिश्यू पढ़ाया, टिश्यू का टेस्ट होगा। इसके पहले सेल जो पढ़ाया था, सेल का टेस्ट हुआ था क्या, सेल का हो गया था।
हमारा सेकंड चैप्टर का भी केमिस्ट्री में नहीं हुआ हुआ है